एवरीवन, आवाज आ रही पीछे तक? हाँ। तो आपने देखा होगा, अपने यहाँ कुछ सीएम साहब भी होंगे और गवर्नर ऑफ स्टेट भी होंगे। तो ये कहीं ना कहीं कहीं से तो आए हैं यार, ऐसा तो नहीं कहीं हम ऐसे ही आ गए हैं, कहीं से मंगल ग्रह से आ गए हैं यार। तो आप मेरी लैंग्वेज तो समझ रहे हैं। तो देखिए, अब जब आप स्टेट प्रोविंशियल सर्विस की टॉप जॉब के लिए या सर्विस के लिए अगर आप आए हैं, तो मेरी दो रिक्वेस्ट आपसे पहले से मैंने बता दी कि आपको हाँ ना में जवाब देना पड़ेगा। बोर्ड में बैठोगे, बोर्ड के सामने इंटरव्यू देने जाओगे तो बिना बोले बात नहीं चलेगी, या चलेगी? नहीं चलेगी। तो अपनी बात रीजनल तरीके से रखनी है। ठीक, आप गलत बोल रहे हो सही बोल रहे हो ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है आपके जो रैशनैलिटी है, जो आपके तर्क है, उसके पीछे वो ठीक है या नहीं है। कहते नहीं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप पक्ष में बोले या विपक्ष में बोले इससे मतलब नहीं, लेकिन अपनी बातें तार्किक रूप से रखें। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो क्राउड को हैंडल करने के लिए आप लोगों को भी बुलाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट पे, और जब डिस्ट्रिक्ट पे बुलाया जाएगा तो आप अगर साइलेंट हो जाएंगे, बोले नहीं मैं तो गाड़ी से नहीं उतरूंगा भाई, तो फिर कैसे बात चलेगी? ये बात आप समझ गए? मैं आपको एक छोटा सा वाकया अपना बता देता हूं। जब हम इंटरव्यू 2007 में दे रहे थे, तो एक लेडी थी, वो भी इंटरव्यू देने आई। अब इंटरव्यू बोर्ड उससे जो क्वेश्चन पूछता था, वो कुछ रोने लगी एक तरह से। तो क्या ऐसे आदमी को हम एडमिनिस्ट्रेटिव में पोस्ट दे दें? संभाल पाएंगे? क्राउड को देखकर वैसे ही रोने लगोगे आप। तो चूंकि ये सब दिमाग चलना है और अपनी जुबान चलनी है, तो चीजें हैंडल करनी होती है। लाठी गोली आपका काम नहीं चलाना। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी कहाँ से स्टार्ट करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, ये बात मेरी सुन लीजिएगा। देखिए, पॉलिटी पढ़ाने का क्या पर्पज है? सिर्फ ये पर्पज है कि जो लोग वहां आ रहे हैं, आपके ऑफिस में आएंगे, तो आपके ऑफिस में सारे लोग आएंगे या नहीं आएंगे? जिले के पूरे लोग आएंगे। वो एक रूट लेवल का आदमी भी हो सकता है और एक पॉलिटिशियन भी हो सकता है। तो इन्हें कैसे हैंडल करना है, ये पॉलिटी सिखाती है। कैसे कैसे लोगों को हैंडल करना है, ये पॉलिटी सिखाती है। तो जो मेरी क्लास है आज, मेरी क्लास यहीं से स्टार्ट होगी कि भाई देखिए, ये हमारे पास पूरा कंटेंट है, हमें इन चीज़ों को पढ़ना है। छोटी नहीं है, बड़ी है, लेकिन अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। हालांकि मैं बहुत स्लो लेवल पर चलूँगा, मैं ये मान के चलूँगा कि आपको पॉलिटी में कुछ नहीं आता। मेरी अपनी ये अप्रोच रहेगी कि मैं मान के चलूँगा कि आपको पॉलिटी में कुछ नहीं आता है। तो देखिए, ये कंटेंट है, मतलब इस पे हमें सारों पे काम करना है। जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो कॉन्स्टिट्यूशंस हमने कहाँ से लिया है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हमारे पास आई हैं। तो एक सेकंड बात यह है कि जब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इतना तो हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा, तो उससे पहले तो हमारे पास कोई कानून था? भाई आप हमारी बात समझें कि यहाँ मौर्यास थे भाई, मौर्यास ने शासन किया इंडिया में। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे नाम सुने हो, अशोक, किया नहीं किया? तो क्या वो शासन नहीं कर रहे थे? कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? रेगुलेट तो कर रहे थे ना, कर रहे थे, रूलिंग कर रहे थे। और जब वो रूलिंग कर रहे थे तो कोई ना कोई उनके पास सामान होना चाहिए था चलाने के लिए भी। कैसे काम होगा? डन? मेरी बात समझ में आती है? सेकंड बात, जब ये चले गए तो आपने देखा होगा कि गुप्ताज आए। गुप्ता आए, क्या वो उन्होंने भी तो रेगुलेट किया होगा या नहीं? रूलिंग करी थी तो ऐसा थोड़ी था कि वो सीधे उन पर पेड़ पक्षियों पर करी थी। लोग थे, हम जैसे आप लोग ही होंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि सल्तनत आई, और भी बहुत ज्यादा ट्रांजिशनल फेज आया। मैं बहुत मोटी बात बता रहा हूं। तो सल्तनत में भी लोग थे, दिल्ली सल्तनत जिसे कह रहे। उसके बाद मुगल आए, तो मुगलों का भी ठीक ठाक एम्पायर था, सुल्तानों का भी ठीक ठाक एम्पायर था। जब एम्पायर था तो क्या वो किससे रेगुलेट हो रहे थे? कोई कानून था उनके पास? बस उनके वो पर्सन कानून थे। वो एक फरमान इशू करते थे कि भाई इस गांव से या इस शहर से कह दो कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करके हमें उस डेट तक दे दे, और नहीं फिर हम कुछ और करेंगे आपके साथ, आपका पूरा तामझाम उठा के ले जाएंगे, और क्या करेंगे। ठीक, तो उसके बाद जब अंग्रेज आए, तो आपने देखा होगा कि अंग्रेजों ने एक ट्रेडिंग कंपनी थी। मेरी लैंग्वेज तो समझ में आती है आप लोगों को? कहीं कोई इशू है तो एक बार प्लीज मुझे बताना। तो
ट्रेड करना आई, ट्रेड कर रहे थे, चल रहे थे आराम से, कोई इशू नहीं था। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन जनरेट हुई कि उन्हें लगा कि यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। और आपने देखा होगा प्लासी बक्सर सब हुआ है नहीं, वो एक तरह से रेगुलेट करने लगे। और जब वो रेगुलेट करने लगे तो एक जो कंपनी थी, कंपनी ट्रेड करने आई थी, लेकिन कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे वो अपने आप में बहुत बड़े करप्ट थे। तो कंपनी को प्रॉफिट कम हो रहा था, उनका पर्सनल प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा पर्सनल। तो यहां से जो भी जा रहा था, जैसे कि आपने वारेन हेस्टिंग्स का नाम सुना कभी, है नहीं, वहां जाकर क्या चला उसके पास, इंपीचमेंट लगा हुआ कि पार्लियामेंट में। क्यों चला? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा करप्ट था। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए आज अगर नॉर्थ ईस्ट में बैठे हैं तो इसके कुछ रूल रेगुलेशन होंगे या नहीं होंगे? कोई भी आए पढ़ाए, कोई भी बच्चा आए बैठे, उसकी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो कोई मतलब है उसका? तो हमारे पास कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन होने चाहिए नहीं? इसी तरीके से 1773 में कोई रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया नहीं आया, है नहीं? वो क्या था? उसका जो मेन पर्पस था, मेन ऑब्जेक्टिव था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कंपनी पे कंट्रोल करना। कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट याद है आपको? कलकत्ता में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट बना। क्या काम कर रहे थे हम? कहीं ना कहीं हम पहली बार इंडियन लोग किसी कानून से इंट्रोड्यूस हुए और कहा भाई अब इस कानून के तहत इससे नीचे नहीं चलेगा। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही है? कुछ ना कुछ तो हमें रेगुलेट करने के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए। अब औरंगजेब आए, औरंगजेब ने अपना काम करा, औरंगजेब खत्म, कानून खत्म। तो सवाल ये था कि भाई किसी चीज को ऐसा होना चाहिए कि कुछ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। हमारी सरकार बीजेपी की आए किसी नेशनल पार्टी की आए, लेकिन रेगुलेट कैसे होनी चाहिए? वो किसी एक डॉक्यूमेंट्स के जरिए, दैट कॉल्ड संविधान। सरकार किसकी आए हमारा कोई मतलब, किसी भी आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट आए, लेकिन वो चले कैसे? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। और जो उसका वेलफेयर, स्टेट का मामला है, सारे लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। अगर आप अभी देख रहे हो आज के टाइम में, तो अगर हम किसान सम्मान निधि का नाम सुना है? किसान सम्मान निधि, गांव के किसानों को उज्ज्वला योजना सुनी थी कभी, जो हमने गांव के उन लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन प्रोवाइड कराया? मेरी बात सुन रहे हैं ना आप? तो क्या है, हम कभी उसकी रेस नहीं देखते, कहाँ कौन है, उसका कलर नहीं देखते, उसका बर्थ ऑफ प्लेस नहीं देखते, उसकी कास्ट नहीं देखते, उसका रिलीजन नहीं देखते, सबको देखते। कोई भी सरकार आएगी वो इसी अकॉर्डिंग काम करेगी। तो फिलहाल अभी आपको यह समझना है मेरी बात को, जो हम संविधान पढ़ रहे हैं, तो पहली बात तो हमें पता लगना चाहिए संविधान की हमें जरूरत क्यों पड़ी, संविधान की क्यों जरूरत पड़ी। क्योंकि औरंगजेब अपनी पॉलिसी चला रहे थे, अकबर ने अपनी चलाई, शाहजहां ने अपनी चलाई, चलाई नहीं चलाई, और जैसे ही वो डेथ हुई उनकी, वैसे ही वहां रिवोल्ट हो गए, किसी ने उस बात को माना ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम आज भी, हमारी कोई भी सरकार आए, मेरी सरकार आए या आपकी सरकार आए, आप अपने पर्सनल कानून हम पे नहीं थोपोगे। क्या नहीं करोगे बेटा? पर्सनल कानून हम पे नहीं थोपोगे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है यही काम करोगे, वैसी पॉलिसी बनाओगे या नहीं बनाओगे? जब वैसी पॉलिसी बनाओगे तो कोई इशू नहीं होगा। और अगर ऐसा आपने नहीं किया है, फिर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, अभी आपको पता लग जाएगा। अभी एक बात, सुप्रीम कोर्ट है जो उस कानून को, जो संविधान का वायलेंस करेगा, उस कानून को नल एंड वाइट किया जाएगा। कहां तक? जहां तक वो टू द एक्सटेंड लिखा हुआ है कि जहां तक वो संविधान के किसी पार्ट का वायलेंस कर। आवाज में तो कोई नहीं, मेरी बात सही। तो देखिए, जो हमारे पास जो मुझे पढ़ाना है वो ये चीजें पढ़ा, आप चाहें तो इसे एक बार राइट डाउन कर लें, अन्यथा तो आपको टेंशन नहीं है, वो हम आपको प्रोवाइड। तो अभी तक आप मुझे ये बताएं कि आपने कभी किसी ने एग्जाम दिया है?
इसका पीएससी पीएससी का आपने हिमाचल प्रदेश का दिया है किसी ने? तो बेटा आपने दिया है? नहीं दिया, आपने दिया? पहले मतलब बिल्कुल न्यू हैं, तो ये तो आपको पता होगी कि कैसे कैसे एग्जाम हो रहे हैं। पहला प्रीलिम्स होगा जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो क्वालिफाई करना है। सेकंड जो होता है इसका मेंस होता है, और मेंस ही मेंस होता है। पीटी तो बस पास करने के लिए है नहीं, मेंस ही मेंस होता है, फिर उसके बाद एक इंटरव्यू होता है। तो ये 3 स्टेज से आपको निकल कर चलना है, और कोशिश ये करनी है कि हर स्टेज पे हम इजीली निकल जाए। सेकंड जो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है वो ये है कि पीटी पास करने से कुछ होता भी नहीं है नहीं, फेल हो गए तो अगली बार दो। और वैसे भी अरुणाचल प्रदेश मेरे ख्याल से रेगुलर चल नहीं रहा है, हर 2 वर्ष के बाद चल रही थी कि आफ्टर 2 ईयर के बाद एग्जाम ले रहे हैं ये लोग। जानकारी है? नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, 2 वर्ष के बाद ही ले रहे हैं, पर ईयर नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास तीनों स्टेज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इतना वेट कैसे कर लेंगे। कोशिश ये करेंगे कि आप एक क्वेश्चन पर डे लिखेंगे। जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा उसमें आपको पीटी तो होगा ही, मेंस का भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया करूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस अगर आ गई, मेंस नहीं रुक, 3 घंटे बस 20 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन पर लिखने के लिए आपके सिर्फ 9 मिनट होंगे। कितने मिनट होंगे बेटा? 9 मिनट होंगे। और 9 मिनट पे अगर आपने कुछ सोचने की कोशिश कर ली, आप आउट ऑफ 20 में से 10 या 12 क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर पाओ। और जब आप इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे, ऐसा उम्मीद रखेंगे हम सिलेक्शन हो जाए हमारा, कुछ नहीं है। ये बेईमानी हमें अपने साथ नहीं, इसलिए अगर आप इतनी चाहिए में आप जाएं, सीधे जो पूछ रहे हैं लिख डालें, जो पूछ रहे हैं सीधा लिख डालो। और कब लिख डालो? 8 मिनट में, 9 नहीं। क्योंकि हमें अगर 10-20 मिनट मिल गए भी इस क्वेश्चन पे, तो हम अपने पेपर को दोबारा रीचेक कर सकते हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है, कुछ सही है या नहीं है, ठीक ठाक एड्रेस वेड्रेस हमने अपना रोल नंबर डाल रखा है नहीं डाल रखा है। तो आपको ये पहली कंडीशंस है इस सिविल सर्विस में आने की, आपको चाहिए एग्जामिनर को समझाना आना चाहिए। आप ये बात समझ रहे हैं, एग्जामिनर कौन हो सकता है बेटा? जितनी आपकी एज है उससे ज्यादा उसके पास एक्सपीरियंस, तो उसका तो बेवकूफ नहीं बना सकते आप? क्या बना सकते? नहीं बना सकते। नहीं, उसका बेवकूफ बना नहीं सकते, और अपना बेवकूफ बन जाएगा। तो भाई साहब उसका नहीं बना सकते तो अपना भी नहीं बनाना है। कोशिश ये करनी है रूम पे बैठकर चाहे 1 घंटा पर डे, 1 घंटा पर डे आपको कुछ नहीं आता, न्यूज़पेपर की एक न्यूज उतार लो, फिर उसे पढ़ोगे देखोगे यार ये सब। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। इस एग्जाम को निकालने का एक की पॉइंट है, वो है प्रैक्टिस। ज्यादा रटने की कोशिश हम आप कर नहीं सकते, क्योंकि सिलेबस ठीक ठाक बड़ा है। अब वो 6 या 7 स्टैंडर्ड के तो भाई बहन है नहीं अपने, उसको भाई से रट के दिखा दो, वो 5 मिनट में घूम खा के आता, भाई सुन ले, रट देगा। अपने पास तो सिलेबस है। हमें तो चीजें जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, इससे पहले हम बात नहीं कह पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे कोई बात। तो कोशिश तो मेरी, अब बस मैं आगे आने वाला हूँ, आप टेंशन ना लें इस बात की कि सर हमारा टाइम जाया कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ये आज पहली क्लास है, इसलिए आप भी मुझसे कुछ कह सकते हो, मैं आपसे कह रहा हूँ। उसके बाद सीधे अपने पे आएंगे। आपको कुछ कहना है मुझसे अब एग्जाम से रिलेटेड? तो लिखने की प्रैक्टिस, मेरा प्रॉमिस आप लोगों से, आप मुझसे प्रॉमिस करें कि हम जरूर लिखेंगे, चाहे गलत लिखें। खुद उसे पढ़ोगे, लिख क्या दिया है से एग्जाम, और गुस्सा हो जाएगा। एक्सपीरियंस जितना वो पूछ रहा है बेटा, जो वो पूछ रहा है ना, उसे बता दो सर हमें तो कुछ नहीं आता, उसे इधर उधर जैसे अभी एक इसका क्वेश्चन भी पूछा है अभी
कि लोकसभा में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्यों लिया है, तो उसे ये बताना है कि भाई फर्स्ट पास्ट द पोस्ट होता क्या है, क्यों लिया है, बस 1773 के रेगुलेट एक्ट से नहीं आना है, उतना ज्ञान है उसके पास। तो हमें सिर्फ उतनी बात कहनी है उससे जितनी को पूछ रहा है। इंटरव्यू बोर्ड में भी आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जो वो पूछ रहा है सिर्फ वही बताना है, खींचने की कोशिश नहीं करनी है या इधर उधर जाने की कोशिश नहीं करनी है। अगर नहीं आता है तो सॉरी सर, इसके बारे में बस। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी है इस सिविल सर्विस की। आपको आप बात बहुत ज्यादा वर्डों में नहीं कहनी है, बहुत ज्यादा वर्डिंग में नहीं यूज करनी है, दो बात करनी है, काम होगा या नहीं होगा। कानून है तो हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। क्योंकि कई बार पॉलिटिशियन जाते हैं, कई अलग तरीके के दबाव डालते हैं शासन पर, काम करने का काम तो आपका ही है भाई। अगर धरती पे कोई ईश्वर है, कोई भगवान है, तो वो यही है, डीएम पीएम सीएम। ताकि ऊपर वाले को ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, हमने एक समझा है, चीजों को देखा है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें देखी है हमने भी। ऐसा नहीं मैं नास्तिक हूं, मैं भी विश्वास रखता हूं इन चीजों में। तो मैं अपनी बातों को समझा पा रहा हूं, आप कुछ मेरी बातें समझते हैं कि आपको बिना लिखे सक्सेस नहीं मिले। तो लिखना है आपको कब है, जितनी देर पढ़ना है, कोई बात पढ़ी हमने, नोट्स पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ तुरंत बैग उसको वहीं। मैं आपको कुछ पढ़ने के ट्रिक्स बता रहा हूं, ज्यादा परेशान भी नहीं होना है। आप पढ़ने की कुछ ट्रिक्स, आप चाय पी रहे हैं, आंख में चल रहा है, याद नहीं आ रहा, चाय रखो, देख क्या हो क्या लगा, अपने जुनून पैदा, खेल जुनून का भी, जुनून अगर आ गया तो अरुणाचल प्रदेश पीसीएस जैसे क्वेश्चन देखें, बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेनी नहीं यार, क्लास अटेंड करनी है, क्लास में बैठे रहना है, चीजों को ध्यान से समझना है जितनी देर चल रही है क्लास, उसके बाद उसे रिवाइज कर लेना है, एक बार और रिवाइज करना है, और जो प्रॉब्लम आवे वो मैं ऑफिस में मिलूंगा, आप मुझसे आके पूछेंगे। देखिए दृश्यम, देखिए बेटा, देखना लाइफ जी है उसने, तब्बू है उसमें, जदेवगन है, लास्ट टाइम तक पता ही नहीं लगता, ये तो बताते हुआ क्या था, किसने मारा था, लाइफ उसने जी। कहीं नहीं की तब्बू ने ये बात, तो कौन थी, डीजीपी थी, उनका खुद का बेटा था, उन्होंने कहा कि नहीं मर्डर इन्होंने करा है, लेकिन इन्होंने वो जिंदगी जी है, इसलिए हम प्रूफ नहीं कर पा रहे। तो ये जिंदगी हमें आपको जीनी पड़ेगी। ज्यादा दिन नहीं मेरे दोस्तों, ज्यादा दिन। आपको ये पता नहीं, अगर ग्रेड में जाना है तो लिखना बंद कर दो, खाली लिखोगे बैठ के ऑफिस में, और ऑफिसर बनना है तो लिखना शुरू कर दो, वहां साइन करने, दोनों बातें समझ रहे। क्लर्क गेट में जाएंगे तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, पढ़ लो हो जाएगा, और अगर लिखने की आदत यहां डाल ली तो वहां सिर्फ आपको साइन करना है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये, अगर आपने सिविल सर्विस के बारे में सोच ही लिया तो देखो मेरी नजर में तो आप जीनियस, ये तो बात सोचने वाला ही कोई जीनियस हो सकता है, नहीं तो एसएससी में प्राउड है या नहीं है, लेकिन सिविल सर्विस में कितने गिने चुने लोग आते हैं। तो वो उन्होंने अगर अपने दिमाग में ये बात सोच ली, वो हल्के में ना ली। किसी का और कोई क्वेश्चन सिविल सर्विस से रिलेटेड हो तो मुझसे जरूर पूछे, वो वेरी है।
ये बात तो आप पीटी भी है और इंटर भी। तो आपका एक ऑप्शनल होता है, बाकी जीएस के पेपर ऑप्शनल आपने सबने डिसाइड अपना कर लिया हो, नहीं करा हो तो आप कंसल्ट कर सकते हो। उसका बस होना चाहिए स्कोरिंग एरियल अवेलेबल होना चाहिए, है नहीं अपनी बातें कहने का। तो क्या मैं आगे चलूं, आप मेरी बात समझ, तो आपको ये लग गया संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें एक ऐसा कानून चाहिए था को ना वो जाति के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन करे, ना वो धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, ना बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पर, ना रेस के आधार पर, है नहीं। कोई भी गवर्नमेंट आए वो काम कैसे करे, सबके लिए इक्वल करे, ऐसा ना करे कि वो किसी को किसी जाति विशेष के लिए, किसी रिलीजन विशेष के लिए काम करे। औरंगजेब पे अगर कोई ना कोई आज भी एलिगेशन लगते हैं तो क्या लगते हैं, तो उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी विशेष के लिए काम किया या लोगों को कन्वर्ट करा, ये आरोप है नहीं है। क्या आज हमारी गवर्नमेंट बीजेपी की काम कर रही है या फिर पहले कांग्रेस की कर रही है, उस पर आरोप लगे नहीं आप किसी के लिए काम कर रहे हो, या नहीं हो रहा। अगर मोमडन्स में आपने देखा होगा कि वो एक ट्रिपल तलाक जैसी चीज थी, ये बात तो सुनी है ना ट्रिपल तलाक वाली, अच्छा बताओ यार, सुनिए सुनिए, उस पर कानून बना। ट्रिपल तलाक एक ऐसी है, कस्टम है इसमें कि उनमें जो मैरिज होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट जब तक चल रहा हो, नहीं चल रहा तोड़ दिया गया, उसने उसे तलाक दे दी और वो अपने घर। तो कहा भाई ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, किसके आधार पर, जेंडर के आधार पर, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है, 15 में लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन हुआ नहीं हुआ, किसके आधार पर हुआ, जेंडर के आधार पर। एक जो अदर हिंदू महिला है वो संस्कार है उसके साथ, मैरिज को क्या माना गया है यहाँ, संस्कार माना गया है, यानी कि 7 जन्मों का बंधन है, तोड़ा नहीं जा सकता। एक मोमडन कम्युनिटी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो जब चाहे उसे तोड़ सकता है। तो डिस्क्रिमिनेशन था। आपने देखा होगा सती प्रथा, हिस्ट्री में कभी जिंदा जला दिया जाता था वाइफ को हस्बैंड की चिता पर, तो डिस्क्रिमिनेशन था या नहीं था। तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन कब थे, जब राजतंत्र थे, जब राजाओं का, प्रिंसेस का शासन था। आज किसका शासन है, कॉन्स्टिट्यूशन का शासन है, संविधान का शासन है, इसलिए कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होगा। गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक पे एक्ट बना दिया कि भाई अब आप ये काम नहीं करोगे, अगर आप ये काम करते हो तो आपके खिलाफ क्या हो जाएगी, एफआईआर हो जाएगी, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। मैम थोड़ा आगे बैठ जाइए, आवाज आ रही है मेरी आप तक। तो आप मेरे ख्याल से मेरी बात समझ रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना किसी के खिलाफ, किसके आधार पर, ना तो रिलीजन के आधार पर। मान लीजिए आप डीसी बन के बैठे हुए जिले पे, कोई मोमडन लेडी आ जाए, बोले सर मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दी, आप कहोगे कि नहीं ये तो आपका पर्सनल मामला है, जब तक था तब तक था पर्सनल, अब तो कानून बन गया है इस पे, तो अब तो क्या करेंगे, बोले क्या नाम है बताओ जल्दी, तो पुलिस वाले भेजे, बोले उठा लाओ, करेंगे नहीं करेंगे। अभी तक पर्सनल लॉ था उनका, उनकी मर्जी थी, और वो सुनो उसे सिर्फ 3 महीने तक उसे मेंटेनेंस देता था। 3 महीने के बाद उसके बच्चे कहाँ गए, वो कहाँ गई, उसका कोई लेना देना, और वो अगले 2 दिन में एक नई शादी कर ले। तो जो पहली शादी हुई वो तो बेकार ही हो गई। तो डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ आधार पे हुआ, किसके बेस पे हुआ, जेंडर के बेस पे। और आर्टिकल 14 और 15 कहते हैं कि हम इस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, तो आप कर तो रहे, कानून बनना जरूर।
अब लोगों ने विरोध किया, नहीं बीजेपी ये कर रही है, मॉडर्न्स के खिलाफ जा रही है या फिर किसी एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ जा रही है। समझ नहीं रहे हो लोग, समझो बात को। एनआरसी सीएए पे बहुत ज्यादा विरोध हुआ, इतना तो आपको पता ही है, नागरिकता को लेकर। हुआ नहीं हुआ? मैंने कहा भाई बिल तो पढ़ लो, इसमें किसी को कोई खतरा नहीं है, कोई कहीं नहीं जाने वाला है। जो इलीगल तरीके से आया हुआ है तो उससे तो हम पूछेंगे भी कैसे आए थे आप, नहीं? तो आपको एक बेसिक चीजें भी समझनी है, थोड़ी थोड़ी किताबी नॉलेज ही नहीं चाहिए आपको, है नहीं? एक बेसिक नॉलेज भी चाहिए। मान लीजिए इंटरव्यू में पूछने लगा कि अभी जो एसआईआर चल रहा था क्या है जी, आप कहोगे सर मैंने तो, फिर जिले पे तो आपको ये काम करना है, रिटर्निंग अफसर तो आप ही बनेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? डीसी होता है। भाई सर इलेक्शन कमीशन दिल्ली से थोड़ी आता है यहाँ विधानसभा का इलेक्शन कराने, जिलाधिकारी कराते हैं। तो डीसी बोल रहे हो आप, आपके यहाँ शायद डीसी बोलते हो ना, क्या बोलते हैं? डीसी बोलते हैं ना। तो डीसी की जिम्मेदारी होती है, तो डीसी आप होंगे या एडीसी होंगे आप, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे या सब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे। इससे नीचे की पोस्ट तो होगी नहीं आपकी भी, तो फिर जिम्मेदारी आपकी बनती। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी सी बात समझ लीजिए कि संविधान पढ़ रहे हैं तो ये सब चीजें अपने जाननी चाहिए, इसमें क्या क्या चल रहा है। क्योंकि हम 10/10 में जो है तैयारी करके कलेक्टर बन गए, वो कलेक्टर आज हमें नहीं चाहिए। आसपास में क्या घट रहा है, उसका इफेक्ट क्या आएगा हमारी सोसाइटी पे, पॉलिटी पे क्या आएगा, इकोनॉमिक पे क्या आएगा, इंटरनेशनल में क्या आएगा, ये हमें आपके पास जानकारी होनी चाहिए, अलर्ट हमें होना चाहिए। सर आज तो हो रहा है, पढ़ा कुछ रहे, तो ये मैं आपको एक बेसिक आपके पास चाहिए बेटा। डन, आगे चले, अब चले सीधे संविधान पे आ जाए। चलिए तो अब हम आपको संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कर, और कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ये अभी आप टेंशन इसकी नहीं ले, लिखने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें। बात कोई बात होगी तो मैं खुद कह दूंगा कि आप इसे राइट डाउन। कॉन्स्टिट्यूशन तो इसे मैं 3 पिलर पे बताता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कुछ इजी वे में बातें बताई जाएं जिससे छोटी मोटी बात समझ में आ जाए। पॉलिटी मैं समझ रहा हूँ कि नहीं पढ़ी, मतलब एक बस देखती है, नॉलेज है थोड़ी सी, लेकिन आपको पढ़ी नहीं कभी, मतलब ध्यान से बैठ के आज नहीं क्या करना है, आज संविधान पढ़ना है, ऐसा कभी दिमाग में नहीं है। देखिए ये 3 पिलर पे काम, 3 पिलर पे काम करती है डेमोक्रेसी, 3 पिलर पे काम, 3 पिलर पे खड़ी हुई है। चौथा पिलर मीडिया को बोला जाता है, लेकिन आर्टिकल 19 में आ जाता है, राइट टू फ्रीडम में आ जाता है, जब हम फंडामेंटल राइट में आते हैं। तो पहला पिलर होता है एग्जीक्यूटिव्स, एग्जीक्यूटिव, आप बेफिक्र रहे हैं बिल्कुल। दूसरा होता है लेजिस्लेटिव, होता है जुडिशरी। पिलर है 3 पिलर। पहला पिलर है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेटिव और तीसरा है जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव्स के बारे में कुछ मुझे बताएंगे, किसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव? पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना, कहाँ? रूट लेवल। अब एज ए कलेक्टर कौन है? एग्जीक्यूटिव के पार्ट, कानून बनाने वाला हिस्सा नहीं है, कानून को लागू करने वाले कौन है आप?
कानून को इम्प्लीमेंट। कानून बनाएगी कौन? वो लेजिस्लेटिव बनाए। कानून को लागू करने वाला जो एग्जीक्यूट करता है, मैं भी कौन हूं? एग्जीक्यूटिव का पार्ट हूं, नॉर्थ ईस्ट पीएससी का। कानून तो इनके हैं, इन्होंने कहा कि सर ऐसे ऐसे काम करना ठीक। आपको भी मैं यही बता रहा हूं कि जो एग्जीक्यूट होते हैं वो क्या काम करते हैं? रूट लेवल पर उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन करना है जो पार्लियामेंट बनाती है। कौन बनाती है बेटा? पार्लियामेंट बनाती। पार्लियामेंट किसके लिए कानून बनाएगी? सबके लिए कानून बनाएगी। प्रॉब्लम जो भी होगी सोसाइटी में, चाहे किसानों की हो, चाहे फीमेल की हो, ठीक? आप मेरी बात पूरी समझ रहे हैं? रोड टूटे हुए हैं, कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, काम किसका है? कानून बनाना। आयुष्मान कार्ड का नाम सुना हो? हर उस गरीब आदमी को 5 लाख तक का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज दे रहे हैं, आयुष्मान योजना। पेपर पढ़ जरूर कर दे, 80 स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ अवेयरनेस नहीं है। क्या पढ़ना है आपको? न्यूज़पेपर। आके मुझसे पूछना क्या क्या पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब 5 घंटे वेस्ट भी होते हैं, द हिंदू अगर पढ़ने लगे तो। पहला पेज नेशनल, इंटरनेशनल और इकोनॉमिक। बाकी लड़ाई झगड़े मारपीट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। नॉन वायलेंस कंट्री है गांधी जी की हम। जब आप वायलेंस करोगे तो फिर हम अपना सर दिखाएंगे आपको, है नहीं? लाठी लेके घुमाएंगे और जेल में बंद कर देंगे। तो न्यूज़पेपर अपना पहला लिख लें आप कि न्यूज़पेपर आज से ही जाकर लगाएं, उसे क्या चीज़ पढ़नी है, क्या छोड़नी है, ये आप मुझसे आके पूछेंगे। तो न्यूज़पेपर से आपका ऐसा लगाव हो जाना चाहिए कि सुबह को जो चाय मिलती है ना, उससे पहले न्यूज़पेपर जी। वो जिंदगी जी के देखिए आप, सिर्फ विद इन 6 मंथ 7 मंथ, चाहते नहीं। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट देख। सबसे बड़ा सीन क्या है? अवेयरनेस का है। चीजें समझ आनी चाहिए। न्यूज़पेपर आप से लगाएंगे ना जाके, न्यूज़पेपर सबसे पहले आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये जैसे मैं कोई पूछता हूँ तो आप मेरे चेहरे को देखते हो तो मुझे लगता है हाँ इन्हें पता नहीं है, तो मैं समझ जाता हूँ इस बात, है नहीं? एक्सपीरियंस तो मेरे पास है। जब प्रॉब्लम मिली तो मैंने स्टेप बताया कि आप न्यूज़पेपर के बाद जो भी न्यूज़पेपर यहाँ आता हो। एग्जीक्यूटिव क्या है बेटा? क्या है? काम करते कहाँ? चाहे टीचर हैं आप, चाहे डीसी हैं, ठीक है, आप चाहे पुलिस हैं, चाहे किसी और डिपार्टमेंट में हैं, काम कर रहे हैं ना आप बैठ कर। पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, कानून नहीं बना रहे हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब रूट लेवल पर जो काम किया, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव क्या है? कानून बना, पार्लियामेंट से क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा इसे? पार्लियामेंट। सुना है ना? ना बेटा आपने? कहाँ है? सुना है ना, एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सुना है आपने? स्टूडेंट, टीचर नहीं, एक प्रोफेशनली पढ़ा, आया सीधा क्लास में डिक्टेट किया चीजों को, ऐसा नहीं। चाहता हूँ जहां भी मैंने पढ़ाया है मैंने बड़े तरीके से पढ़ाया। कहीं ना कहीं आदमी का स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन बहुत। मैं आपसे तो पार्लियामेंट आपने सुनी होगी, पार्लियामेंट दिल्ली में काम क्या करती है? वाला सुपर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया। इससे ऊपर को तो विधानसभा सुनी होगी ना बेटा, अरुणाचल प्रदेश में सीएम साहब, सुनी है नहीं? विधानसभा होती है, ये क्या होती है? स्टेट लेजिस्लेचर। कैसा होता है? स्टेट लेजिस्लेचर होता है जो स्टेट की बाउंड्री में रहने वाले लोगों के लिए कानून बना। बात समझ गए?
यूपी की भी हो सकती है, होगी, वेस्ट बंगाल का भी होगा, अरुणाचल प्रदेश का भी है। यानी कि इंडिया में जितने स्टेट हैं उनका क्या है, कानून बनाने वाला। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, वो ये है कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों की जो बाउंड्री है, जहां तक भी है हमारे पास, तक के लोगों के लिए कानून बना। ये वेस्ट बंगाल की लोगों के लिए कानून नहीं बना। कौन? स्टेट लेजिस्लेचर इसके लिए कानून बनाएगी, अपने स्टेट के। पार्लियामेंट में ये पावर है, जो दिल्ली में बैठी है, पार्लियामेंट में ये पावर है कि वो सारे स्टेटों के लिए कानून बनाएगी ही बनाएगी। भारत के सारे स्टेटों के लिए कानून बनाएगी, भारत के सभी लोगों के लिए कानून बनाएगी। और भारत के बाहर जो रह रहे हैं विदेशी लोग, हमारे लोग जो रह रहे हैं, ऐसा नहीं हम यूएसए के लोगों के लिए कानून बना देंगे, समझ रहे ना? भारत के बाहर जो भारतीय रह रहे हैं, ऐसा आप समझे मेरी बात, के लिए कानून बना सकती है, प्रॉपर्टी पे भी। ये पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं। एमएलए बैठते इसके लिए कानून बना सकते हैं बेटा, अपनी बाउंड्री के रहने वाले लोग। समझा? और जी अभी फिलहाल आप माने कि ये दिल्ली की एग्जीक्यूटिव चल रही है, अभी थोड़ा देर वेट करेंगे आप देखिए। हिटलर का नाम सुना था? था नहीं, उसका माइंड सेट अलग था। शासन कैसे करना, गिरा गिरा के मारो लोगों को, शासन करना, डरा के मारो, डरेंगे तो छुएंगे, हम जो कहेंगे वो सुने। सब ऐसे शासन के आज के जमाने, आज हमें ऐसे ऐसे नेता की या ऐसे लीडर की हमें जरूरत नहीं। तो ऐसा नेता चाहिए जो हमारे फंडामेंटल बचा के रखे, हमारी जो डिग्निटी है ह्यूमन होने के नाते वो बची रहनी चाहिए, और हमारा वेलफेयर, कल्याण करना, जन कल्याण, फूड हमें दे, हेल्थ हमें दे, एजुकेशन हमें दे, या नहीं? सही बोल रहा हूं ना? सही बात समझ में? ये बात हाँ हाँ करते रहना है। कान सिंह तोमर देख लेना एक दिन, बोले कहो हाँ, ये इनसे भी अवेयर रहना, देखो इन चीजों से भी। ऐसा नहीं कि भी आप मूवी नहीं देखते, तो मूवी अभी देखनी है भाई, देखो एंटरटेन भी करना है। ऐसा नहीं, हालांकि 24 घंटे की जॉब है आपकी, सीवीसी वाली जॉब है, कैसी 24 घंटे की, लेकिन उसके बीच में से भी आपको क्या निकालना है, उतना टाइम निकालना है जिससे अपनी हॉबीज को और स्किल बढ़ाया जाए। उसको ज्यादा प्रेशर में धीरे धीरे प्रेशराइज से बाहर निकालता हूँ, यही करना। तो लेजिस्लेटिव क्या है, कानून बनाने वाला क्या है, एक हायर अथॉरिटी है। हाँ, इंडिया, इसके कानून कहाँ तक लागू होते हैं? इंडिया के सभी लोगों पर, स्टेट पर, और इंडिया के बाहर रहने वाले इंडियन लोगों पर भी इसके कानून इंप्लीमेंटेशन। ठीक, आप समझिए, जो इसके मेजोरिटी एमपी बन, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सोचा कि इसमें एक काम करते हैं, घटा बढ़ा ले। हम तो इलेक्शन कराते ही नहीं हर 5 साल, और एग्जीक्यूटिव से कह दी कि भी अब किसी को फंडामेंटल राइट देना ही नहीं है। फंडामेंटल बेसिक राइट जो एक ह्यूमन होने के नाते गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने दिए हुए। जैसे जुबान दिए तो बोल रहे, आप कौन होते हो उस पर बैंड लगाने? हाँ, अगर हम आपको गलत बोल रहे तभी तो आप हमें रोकोगे। समझिए मेरी बात, देखो बेसिक बात बता रहे हूँ। जुबान दी है, मुंह दिया है, किसके लिए दिया है? बाबू आपने दिया नहीं, सीधा भगवान ने दिया है। जो भी हमारा इष्ट है, जो भी हमारा भगवान है, हर आदमी का। आप कौन होते हो भी हमें रोकने वाले बोलने से? तभी तो रोकोगे, हम गलत बोलेंगे। सही बोल रहे हैं तो रोकोगे नहीं ना, हमारी बात सुनोगे।
दैट कॉल्ड फंडामेंट राइट। इसे क्या बोलते हैं? फंडामेंट राइट। अब कानून बना के आप इसे रोकने का प्रयास करें, गलत है ना। राइट टू फ्रीडम है। अब जब फ्रीडम है आपके पास, 6 फ्रीडम है उसमें, आर्टिकल 19 में, उस पर आएंगे तो बताऊंगा मैं एग्जाम्पल के जरिए चीजें समझाने की कोशिश। मान लीजिए आपके पास राइट है, राइट टू फ्रीडम। अब जी एब्सोल्युटली राइट हो जाए आपको, हम तो रोड पे अपनी चेयर टेबल लगा के पढ़ेंगे। क्यों पढ़ोगे भाई? क्योंकि ये हमारा राइट है यार। तो इसे कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। इस पे हमारी पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए। ठीक है ये आपका राइट है, लेकिन जो ये इधर उधर जो जाम लग गया, इसका इनका राइट कहाँ गया? इनका राइट कहाँ गया? तो यहाँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा कि आप आपको पीसफुली सारे काम करने की आदत है। आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, सभा कर सकते हो पीसफुली विदाउट वेपन्स, कोई इशू नहीं है। एक साइड में बैठ जाओ, रोड के धरना प्रदर्शन करते रहो, हमें कोई इस रोड पर जाम करो, ठीक। तो अगर कोई पार्लियामेंट मेजोरिटी से आ जाए और वो कह के हम संविधान में अब इलेक्शन ही नहीं करा रहे, किसी को फंडामेंटल राइट नहीं दे रहे, ये सब आप मिसयूज नहीं कर रहे? मिसयूज हो रहा नहीं हो रहा? हम तो ये बात नहीं कह रहे, संविधान तो कह रहे हम सबको फंडामेंटल राइट देंगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो। यहां तक कि हमने तो अपने कुछ फंडामेंटल राइट अपने देश के लोगों को नहीं, विदेश के लोगों को भी दे रखे। आर्टिकल 25 धार्मिक रिलीजियस फ्रीडम। अगर कोई बाहर का आदमी आ जाए और वो मान लीजिए पाकिस्तान का आ जाए और वो कह रहा है कि हम तो नमाज पढ़ेंगे, तो आप उसे नमाज पढ़ने पर्सन को दे रखी है। पर्सन का मतलब है वो देश का भी हो सकता है, विदेश का भी हो सकता है। जहां सिटीजन की बात आएगी वो हमने सिटीजन को दे रखा है। जिम्मेदारी लेना। आप सनाब की बात आए सीधी आप मुझसे, इसके लिए आप ज्यादा परेशान क्या है भाई? अगर कोई पार्लियामेंट सुपर मेजोरिटी में आ जाए और वो कानून बनाकर कुछ चीजों को रोकने की कोशिश करे, एग्जाम्पल दे फंडामेंटल राइट को, फंडामेंटल राइट को एबोलिश कर दे सब, आप पर रोके कौन? रोकने वाला कौन है आपको? जितने सल्तनत आज हुए, आज हुए, पर्सन कानून चलाए, पर्सनल कानून चलाए। हो सकता है किसी किसी कास्ट या जाति विशेष के लिए कानून बनाए हो सकता है किसी जाति विशेष को सताया भी हो, क्योंकि राजा ही तीनों काम कर रहा था। एक राजा तीनों काम कर रहा था, वो एग्जीक्यूटिव भी कर रहा था, वो लेजिस्लेटिव काम भी कर रहा था, और वो उन पर जुडिशरी भी, न्याय भी दे रहा। जहांगीर का नाम सुना? न्यायप्रिय राजा। 1 बज रहा हो, मैं कहीं भी बैठा हुआ हूं, जंजीर खींचिए, जहां एक ही आदमी पॉलिसी बना भी रहा है, पॉलिसी को इंप्लीमेंटेशन भी दे रहा है, और उससे होने वाले डिस्प्यूट पर क्या दे रहा है? डिसीजन भी दे रहा है। मुश्किल काम हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? सारे काम करेगा क्या होगा? क्या वो किसी काम में देर हो सकता है? कुछ ना कुछ गलती कर लेगा वो, इमोशनली अटैचमेंट रहेगा ही उसका, ह्यूमन है, अपने परिवार के लिए तो रहेगा ही रहेगा, नहीं रहेगा किसी के लिए भी नहीं रहेगा, तो अपनी फैमिली के लिए तो होगा। ऐसा ना हो। इसलिए अगर ये कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, या संविधान को कम कर रहा हो, या उसकी पावर को छीन रहा हो, या उसमें रहने वाले लोगों की फंडामेंटल राइट छीन रहा हो, लोग कहां जाएं? लोग कहां जाएं? मान लीजिए पार्लियामेंट ने कानून बनाया भाई आज के बाद से कोई फंडामेंटल राइट नहीं है,
आज के बाद कोई इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन हर 5 वर्ष के बाद होता है, नहीं लेवल पे भी होता है, पंचायत में देखा होगा आपने, म्यूनसिपलिटीज में भी होता है, हर 5 वर्ष के बाद होता है। कोई इलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब जो इलेक्शन में जीत के बैठ गए वही रहेंगे जिंदगी भर। दोबारा इलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? जो पहले से वही बैठा रहेगा। तो फिर तो ये संविधान का कानून कहाँ हो गया? तो तुम्हारा खुद का पर्सनल हो गया। टेंशन तो नहीं हो रही किसी को? हाँ भाई, कोई प्रेशर में तो नहीं है, चल कहाँ आ गए कि मंगल ग्रह पे तो नहीं, मार्स पे नहीं है, इंडिया में ही। हाँ, देखिए मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत रूट लेवल से लेकर चल रहा हूँ। ये बात मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। कानून ऐसा बना जो संविधान को खत्म कर रहा था या तोड़ रहा था, उसे कम कर रहा है। तो ये काम, कानून तो बन गया, ये काम क्या करेंगे? तो एग्जीक्यूट कर देंगे उसे। अब आप जाते हैं थाने में, दरोगा जी से कहते हैं मुझे बेल चाहिए, बोले कैसी बेल? लाओ भाई से अंदर करो। एग्जीक्यूट कर, कोई फंडामेंटल राइट नहीं। आप अरेस्ट करके ले गए, आपको पता चला ना मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा, ना 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा, और ना अरेस्ट करने के कारण बताए। करा क्यों भाई अरेस्ट? अच्छा, कारण भी पूछोगे? क्योंकि फंडामेंटल राइट जीरो हो गए। कौन रोके इसे? कि ह्यूमन में एक आदत है, वो डोमिनेटिंग नेचर का है। वो चाहता है सत्ता का यूज करना अपने तरीके से, पावर का यूज करना अपने तरीके से जानता है, चाहता है। वो नहीं चाहता किसी कानूनी लपड़े में पड़ना। जो मैंने कह दी वो करो। साहब कैसे चलेगा? चलेगा। मैं अपनी बात यहां तक समझाया। इन लोगों ने, ये सुपर मेजोरिटी में आए, इन्होंने कानून बनाया। कि कानून बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन कौन है? पार्लियामेंट है? इन्होंने कानून ऐसा बनाया क्योंकि इनसे कोई रोकने वाला था नहीं। वोट दे दिया, अब तो पावरलेस हो गए। वोट जाते ही अपने क्या हो गए? हम पावरलेस। रिकॉल का सिस्टम है नहीं हमारे यहाँ। पावरलेस हो गए कब तक? 5 साल तक। अब सुनो, अब ये जाकर कानून कहां बनाएंगे? पार्लियामेंट में। ये 5 साल, वो कह रहे हैं इलेक्शन होगा नहीं। अब तो बहुत बड़ी गलती। चाय वाय पी के आए थे? नहीं क्यों नहीं पियो? भी थक गए आप लोग। टेबल पे एक ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है, लेकिन दिमाग में एससी चलना चाहिए। मैं मान लूं कि मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के। हो गया भाई साहब। हमें क्या काम करेगा? ये कंट्रोल क्या करेगा? ये अगर किसी ने आपको इलीगल तरीके से डिटेन कर लिया, पुलिस आई उठा के ले गई, हाँ तो वो उसके रीजन बता रही है, हम आप ना 24 घंटे के अंदर अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने ना कोई एफआईआर लॉन्च की हमारे खिलाफ, और पता चला ये घूम रही। ये नहीं समझ में टेम्पलेट क्यों? ऐसी चीजों को रोक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए हमारे, इससे हम ये सुरक्षित महसूस करें कि आप इससे हाथ में लगा सकते हो, मेरे पास हैगा सुप्रीम, अभी जा रहा हूं। अगर ये चीज नहीं होगी, क्या हो सकता है? गड़बड़ हो सकती है। इसलिए अगर पार्लियामेंट ने ऐसा कोई कानून बनाया जो अकॉर्डिंग टू जिनके या उसका कहीं बैलेंस करता है, जो
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, और सबसे ऊपर केस चलाना है। पहले बताइए, या फिर आपकी आ जाए या मेरी आ जाए, कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? जैसे संविधान। ऐसे नहीं चलेगी जैसे औरंगजेब कह रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगी जैसे हिटलर बोल रहे हैं। अब लोग कितना ही आरोप लगाए किस पे। आप मुझसे सही मानो में इंटरेक्शन करें तो मैं आपको हर बात का जवाब दूं। सब एक ये आरोप लगता है बीजेपी पे कहीं ना कहीं, ऐसे आरोप लगते ही नहीं लगते। एक कम्युनिटी विशेष के लिए कानून बनने, कहाँ बनने हैं? कहाँ बन रहे हैं बताए तो सही आप मुझे। सारी चीजें हो रही हैं, सबके साथ हो रही हैं। इसलिए न्यूज़पेपर कब से करेंगे? आज से स्टार्ट कर लेंगे। न्यूज़पेपर आज ही लगा देंगे ना, न्यूज़ वाले को दे देना कि भैया एक न्यूज़पेपर हमें ऐसा पढ़ना है। एक कुछ और तो इसमें जी, ये कानून बनाने वाला है, इसकी मर्जी कैसा कानून बनाए जब ये सुपर पावर में आ जाए तो सारी की सारी सीटें मिल। तो कानून तो बना ही सकते हैं ना, क्योंकि आप तो वोट देने के बाद पावरलेस हो गए। आम आदमी के पास पावर क्या है? वोट। वोट उसने दे दिया, बात खत्म हो गई। 5 साल रिकॉल का सिस्टम है नहीं कि हम उसे बुला ले, नहीं नहीं, नहीं, नहीं आपकी नहीं बननी, ऐसा तो है नहीं। फिर कैसा है? कैसा है फिर? 5 साल बैठे रहो, वो कह रहे इलेक्शन होने नहीं देंगे हम, क्या काम अपना फंस गए बुरे होकर। तो ऐसी चीजों को, ये जो पार्लियामेंट कानून बनाएगी, एग्जीक्यूट कौन करेंगे? आप लोग। सारी बनती है आपकी। कानून बनेगा भाई, अगर स्टेट प्रोविंशियल सर्विस के लोग हो और अरुणाचल विधानसभा ने एक कानून पास कर दिया कि आप सारे लोगों को क्या करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देंगे। और आपका जो एक टीचर है जो वहां इस कॉलेज या स्कूल में पढ़ा रहा है, वो एक कम्युनिटी विशेष को कह रहा है कि नहीं आपको नहीं पढ़ाएंगे, निकलो यहाँ से। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती इस काम को करने की? क्या नहीं, सरकार ने जो कानून पास करा वो तो ये करा कि सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देना है। आप कैसे रोक रहे हो भाई? अगर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एग्जीक्यूट करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन पॉलिसी को जो इनने बनाई है उन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट। लेकिन अगर इस कानून से किसी के फंडामेंटल संविधान किसी प्रोविजन का वायलेंस, और जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका वायलेंस हो, फंडामेंटल राइट का वायलेंस जाएंगे सुप्रीम कोर्ट इस कानून, तो गलत है। संविधान तो ये कहता ही नहीं, आपने मना कैसे दिया ये? अच्छा गलत बन गया हाँ। क्या हो गया वो कानून? दिल बटे सन्नाटा, जीरो हो गया। क्या औरंगजेब के जमाने में, क्या हिटलर के जमाने में हुआ? रोकने वाला आई नहीं। समझ गए आप मेरी बात? जुडिशरी का काम क्या है? वो एक गार्जियन है, का ध्यान रखता है कि कोई भी कानून ऐसा ना बने जो जिनके लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेंस, या सेकुलर जो शब्द है उसका वायलेंस कर रहा हो। ऐसा तो नहीं है। मैं अपनी बात जुडिशरी तीन पिलर, और तीनों ही हमें आपको आगे चलूं थोड़ा। ऐसा तो मेरी क्लास में ले ही ना, जिम्मेदारी। आप मुझसे पूछोगे कैसे भाई? आज तो आप पूछने की स्थिति में हो नहीं, देख लिया। पूछोगे क्या? तो पूछोगे कब? जब पढ़ोगे। ये जिम्मेदारी आपकी बन गई नहीं बन गई? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन गई भाई? अब आपकी बन गई। अब आप जाके क्या करोगे? यार सर क्लास में नहीं लिख भी लो, सेकंड जगह पूछेंगे, बोले सर ये चीज बताओ,
आज तो पहली क्लास है तो इसलिए मैंने भी आपको पार्टन दे रखा है, माफी दे रखी है, और आपने भी शायद ना बोलने की कसम खा रखी है, बोले हम पूछेंगे नहीं कुछ भी। खैर जो भी है हमारे आपके बीच में, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि आप पढ़ेंगे तभी आप मुझसे पूछेंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर मेरे पढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं है और आपके पढ़, इसलिए कोशिश करें आप। आज तो सारे लोगों को माफी है, तो ये माफी नहीं होगी, आप कुछ ना कुछ पाते हैं, इसमें कोई बात। शायद आपको चल रही हो, बहुत सॉफ्ट नहीं है, बाकी गलत। इसके लिए आप ज्यादा परेशान ना हो, आप पहले मेरी बात समझ गए, एग्जीक्यूटिव का मतलब आप एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बन, जो यहाँ ये कानून बनाएगी उसे आपको जिम्मेदारी क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। और अब इम्प्लीमेंटेशन देने से तो प्रॉब्लम होती है, जनरेट होती है। अगर ऐसा कोई कानून सुप्रीम हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके मामले में सिर्फ इस पर उतना नहीं होता, लेकिन पहली बार यहीं जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में आपको टाइम, अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? 7 स्टेट हैं जो सिर्फ गुवाहाटी जाते हैं, हाई कोर्ट नहीं। ऐसा प्रोविजन है 214 आर्टिकल, लेकिन क्या है, ऐसा कुछ रिसोर्सेज नहीं थे, दिक्कतें थी, कहा भाई चलो एक हाई कोर्ट को ही एक दो स्टेट को, नॉर्थ ईस्ट में अच्छे स्टेट आज महाराष्ट्र, दमनदीप, गोवा, वो है, ये कहाँ जाते हैं, दादर नागर हवेली। स्टेट के नाम स्टेट है, ये मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र से शासन चलाया जाता है, जो केंद्र ये यूटी हो, छोटे हैं। तो ये बात आप समझ गए कि औरंगजेब के जमाने में सल्तनत में तीनों काम खुद कानून बना रहे थे, इम्प्लीमेंटेशन भी दे रहे थे, और समझ सकते हैं ईमानदारी कितनी, ईमानदार अच्छे से जानते। तो जुडिशरी क्या काम करेगी, कानून लैंड वाइड करेगी जो वायलेंस करता है उसका, इसी के या टू द एक्सटेंड, यहाँ ये लिखा हुआ है, जब मैं आर्टिकल 13 पढ़ाऊंगा तो एक्सटेंड का मतलब होता है कि कोई कानून बनाया, मान लीजिए यानी इसमें ये 10, 11 या 12 पॉइंट है, ऐसा अब इसके जो ये लास्ट वाले 3 पॉइंट है ना, ये वायलेंस कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है नहीं। किसी के फंडा पॉइंट है, क्या कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं किसी के फंडामेंटल राइट का या संविधान का, है नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्या कहे, चलिए भी बाकी कानून ठीक है आपका, ये टू द एक्सटेंड का मतलब है कि उस सीमा तक, जिस सीमा तक कोई कानून, उस सीमा तक, जिस सीमा तक टू द एक्सटेंड वायलेंस करता है, उस पार्ट को हटा दिया, पॉइंट
गलत नहीं हो सकता है, उसका कोई पार्ट लर्न फाइट करता है, उसका कोई असर और प्रभाव नहीं रहेगा, जीरो हो गया। ऐसे इस आधार पर न्यूज़पेपर से जुड़े रहिएगा। कोई इशू लिखा तो नहीं था, किसी को लिखना तो नहीं था। स्टार्टिंग चलिए, तो अब अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव क्या काम करता है भाई, एक लाइन में तो आप समझ गए, उसी को इम्प्लीमेंट देता है। जब पॉलिसी को वो इम्प्लीमेंटेशन देता है, एग्जीक्यूटिव को पहले देखते हैं कहाँ कहाँ मिलता है। एक बात और, एक बात और, लोगों को आर्टिकल 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 के तहत ये है ना, ये आर्टिकल क्या है, एक प्रोविजन है। आर्टिकल से आप डरिएगा ना, सारे आर्टिकल आपको नहीं, डरिएगा नहीं। आर्टिकल एक तरह से हमारी एक कांस्टेंट है, जो ये बताता है कि मान लीजिए वो पूछता है कि भाई राष्ट्रपति कहाँ है, बिल्कुल नहीं, आपको नहीं, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। अगर कोई आर्टिकल 52 की बात करता तो क्या बोले, चलिए इसको परेशान होने की, सारी चीजों को रटने की, जहां जहां जिसकी आर्टिकल से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल क्या चीज है, आर्टिकल वो चीज है जो एक बताता है कि वहां आर्टिकल 30 में क्या है, बोले साहब वो जो है माइनॉरिटीज के जो कल्चर एंड एजुकेशन के राइट है वो है। आर्टिकल फर्स्ट में क्या है साहब, बोले वो यूनियन की बात करते, भारत, दैट इज भारत, एसएलवी, यूनियन ऑफ स्टेट, समझ रहे। आर्टिकल 2 क्या है, आर्टिकल 3 क्या है, आर्टिकल 5 क्या है, ठीक। इसलिए आपको इनसे ज्यादा परेशान होने की या ज्यादा प्रेशर में आने की जरूरत नहीं, बहुत इजी वे में हम आप चलेंगे। जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव पहले देखे संविधान के कितने भाग हैं, 22 भाग। कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं बेटा, 22। अब हम आप एग्जीक्यूटिव आ लेते हैं। एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो एक जो एक पार्ट है 5th, कौन सा पार्ट है, संविधान, जो आर्टिकल 52 से 151 तक की बात करता है, लगभग 100 आर्टिकल के आसपास है इसके अंदर। और इस पार्ट का नाम है द यूनियन। क्या है बेटा, यूनियन, द यूनियन। एक पेज पलट का, मुझे एक पेज में मैंने जो कुछ पलटा, जब द यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, इनका मतलब क्या है, ये कहां से कहां तक आते हैं, आर्टिकल 52 से 150। इसका ही एक चैप्टर, इसके बहुत सारे चैप्टर हैं,
एक चैप्टर है इसका, जो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 52 से 78 तक आता है। इस पार्ट को कहते हैं एग्जीक्यूटिव। क्या है ये पार्ट? हल्का 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 ध्यान रखें। मैम, आपके जो बैक में बैठी, बात समझ में आती आई आ गई आपको? कुछ नहीं आई हो तो पूछ ले, क्योंकि आप थोड़ा सा लेट आए थे। पूछ ले। ये है द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कोई पूछे ये जो इंडिया की एग्जीक्यूटिव है कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट होती है? 52 से 70 तक। आपको ये पता है 79 से पार्लियामेंट की चर्चा स्टार्ट। आप मेरी बात, 79 से क्या स्टार्ट हो जाता है बेटा? पार्लियामेंट, यानी कि लेजिस्लेटिव वाला पार्ट हो जाता है। समझ गए आप मेरी बात? बिल्कुल। मैं इसमें आ गया सब। हाँ हाँ, मैं अभी आपको बताऊँ। यूनियन, यूनियन का जो आर्टिकल है कहाँ से? 52 से 151 तक। वो एक पार्ट है संविधान के। कितने पार्ट है? 22 पार्ट से। संविधान के भाग कितने हैं बेटा? 22। तो पांचवा भाग जो है संविधान का, कौन सा है? 5th भाग, वो ये है। और उसका नाम क्या है? द यूनियन। समझ आप मेरी बात? इसका एक चैप्टर है जो क्या है, उसका नाम है, 5वें भाग का जो एक 5 चैप्टर है नहीं? जो आर्टिकल 52 से 78 तक आता है, क्या नाम है उसका? द एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव मैंने आपको समझाया ना अभी आपको, क्या आप किसका भाग, किसका पार्ट बनेंगे? एग्जीक्यूटिव का। आप उसी को इम्प्लीमेंटेशन डन। क्योंकि मैंने कहा कि ये कहां से कहां तक है? 52 से 78 तक। 79 में क्या स्टार्ट हो जाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब दूसरा भाग, लेजिस्लेटिव स्टार्ट। अब इसमें क्या देखना है आपको? एक इसका सब चैप्टर है। क्या है बेटा? सब चैप्टर है, उपाध्याय है। सब चैप्टर है एक। अब मैं आपको पेज पलट दूंगा, आप उसकी टेंशन ना ले। जो आर्टिकल 52 से 73 तक जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों को इंक्लूड किया गया। अब आप आए, क्या है ये? एग्जीक्यूटिव। इसका जो टाइटल है 2 से 78 तक का टाइटल क्या है? एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव में एक सब चैप्टर है, सब चैप्टर जो 52 से 73 तक आता है, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों को मिलाकर, एकदम अलग नहीं किया गया है, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को मिलकर दोनों पर बताता है कि क्या क्या काम करने हैं और क्या काम नहीं करने। तो आगे चलूंगा, यहाँ तक आप पहले मेरी बात। यूनियन कहाँ से कहाँ तक आता है? कौन तक आता है? चैप्टर कौन, वो सॉरी, पार्ट कौन सा है संविधान का? 5। ठीक। इसका एक चैप्टर है जो 52 से 78 तक आता है, क्या नाम है उसका? द एग्जीक्यूटिव। आप पहले यहाँ तक मेरी बात समझ गए? एग्जीक्यूटिव मैंने समझा भी दिया काम क्या है, काम करना है। आप भी किसका हिस्सा बनने हैं? एग्जीक्यूटिव का। आप काम करने के रूट लेवल पे बैठ। ठीक। इसका एक सब चैप्टर होता है जो 52 से 73 तक आता है, जिसमें किसका प्रोविजन किया गया है? प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट।
क्या मैं अब अपनी बात, क्या मैं यहाँ चलूँ, बस आगे चलना चाहिए क्या? हाँ ये बात कि हमारी ये क्या है, तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देता है। एग्जाम हॉल में आपको एक पानी की बोतल, डिहाइड्रेट भी नहीं होना है। तो देखिए अब मैं जब एग्जीक्यूटिव की बात करता हूँ, तो एग्जीक्यूटिव की जब हम बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं बस। एग्जीक्यूटिव पार्ट्स एक तो होती है हमारे पास नॉमिनल, एग्जीक्यूटिव, और दूसरी होती है हमारे पास रियल एग्जीक्यूटिव। बेटा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और समझाता हुआ, 70 से क्या स्टार्ट हो जाता है मेरे, अभी एग्जीक्यूटिव चल रहे हैं, जो एक टाइटल हुआ वो क्या एग्जीक्यूटिव या नहीं हुआ? एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग साथ? तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मुझे बताएंगे प्लीज। सेकंड नॉमिनल को आपकी लैंग्वेज में, हम मेरी मेरी अगर हिंदी पूछेंगे तो हम कहते हैं उसे नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र, बस एक सिंबॉलिक। अब मेरी पूरी बात समझ, सिंबॉलिक। आपने प्रेसिडेंट के बारे में सुना होगा, कौन है, रबड़ स्टैंप है। अब मैं क्या है और है। मैं गलत हूं इस मुद्दे पे, बिना मतलब का ज्यादा कुछ तो नहीं हो आपको, नहीं क्वालिटी की बात करता हूँ, सबको बराबर लेके चलता हूँ, किसी को भी नहीं लगना चाहिए कि यार सर ये इधर उधर कहाँ हो रहा है। चूंकि मैं संविधान का एक ऐसी जानकारी रखता हूं, तो मुझे लगता है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नॉमिनल का मतलब नाम मात्र के, सिंबॉलिक। जब हमने इसे स्टडी किया सही तरीके, आखिर इसमें कौन कौन शामिल है, तो इसमें शामिल है सिर्फ प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट या कॉज बताएंगे आपको ऐसा क्यों किया, ऐसे छोड़ेंगे आपको कि लिख दिया। जब रियल एग्जीक्यूटिव को हमने स्टडी किया बहुत बढ़िया तरीके से, इसमें हमें दो चीजें निकल के आई। क्या निकल के आई? प्रधानमंत्री, एम प्लस सीओएम का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। आपने सुना होगा अमित शाह गृह मंत्री, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, अभी निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर,
ये इसका हिस्सा है, इसका हिस्सा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री। समझ रहे हो? जानता हूं कि आपके पास उतना नहीं है। हाँ, 4 दिन के बाद आप जरूर कुछ ना कुछ मुझसे बोलने लगोगे, 1 दिन के कुछ ना कुछ बोलने लगोगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। बस आपकी शर्त, मेरी शर्त आपके साथ यही है कि आप एक न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर कुछ भी बना, जरिया होता है, पता नहीं नजरिया, वो हमें जनरेट करना, बनाना है। तो ये कौन है भाई? सॉरी, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट। अब भाई ये प्रेसिडेंट को आपने नॉमिनल कैसे कह दिया यार? वो इतना आता हूँ ना, अरे उनके से जाकर ना कह दिया, ऐसा क्यों है? तो पहले तो इस क्यों का जवाब देना है हमें, उसके पीछे 2 आंसर है बस। पहला आंसर तो यहां से स्टार्ट होता है, एक्चुअल में 74 बन जाए कुछ बने, उसकी लैंग्वेज क्या है वो पढ़ के सुना रहा हूं, फिर उसे आर्टिकल 70 का जो सा है वो क्या बोल रही है। इसने कहा कि भारत की एक मंत्री परिषद होगी, कौन होगी? ये होगी, जिसका अध्यक्ष एम होगा, जिसकी सलाह एडवाइज पर कौन काम करेगा? प्रेसिडेंट काम करेगा। कौन काम करेगा? आर्टिकल 70 की मंत्री, जिसका चेयरमैन प्रधानमंत्री, जिसकी सलाह और सहायता पर, हेल्प एंड एडवाइस पर प्रेसिडेंट काम करेगा। टेंशन नहीं, बात को समझ, अंडरस्टैंड समझ लीजिए। कौन होगी? मंत्री परिषद होगी, जिसका चेयरमैन प्रधानमंत्री होगा, जिसकी सलाह और सहायता पर राष्ट्रपति काम करेगा। इसका मतलब समझाने, इस बात को समझिए, किसकी सलाह, किसकी एडवाइस पर काम करेगा? प्रधानमंत्री, उसकी मंत्री। टोटल मान के बात क्या हो गई? जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे प्रेसिडेंट काम करेंगे, ऐसा मान। एक लाइन में आप मेरी बात क्या करेंगे बेटा? वो जो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद प्रेसिडेंट से कहेगी वो। इसका जवाब देना है मुझे, क्यों कहती हमने नॉमिनल निर्णय, उसका उत्तर ही ढूंढना है हमें या नहीं? पता तो होना चाहिए, इतना बड़ा गाड़ी बंगला लेके घूम रहे हैं, आप कह रहे हो साहब उन पर कुछ नहीं है, रबड़ स्टैंप है। तो वो हमारे पास कॉज होने चाहिए ना, या नहीं होने चाहिए? चाहिए, काम करेगा। एक्चुअल में अब हमारी बात, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान बन रहा था, बच्चे नहीं बैठे, उस टाइम के सबसे टॉप ब्रिलियंट लोग, एन राव, राव अम्बेडकर जी, राजेंद्र प्रसाद, ऐसे जानकार जो बढ़िया पढ़े लिखे। अब हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है डेमोक्रेसी में, कौन कहां से लिया है? यूके से लिया है। का मतलब बेटा, हाँ भाई, कहां से लिया हमने? यूके से। अच्छी बात,
कब तक अच्छा समझते हो? जब तक आप किसी से कंपेयर, जब एनालिसिस करते, कंपेयर करने के बाद तब समझ में आता है अच्छा कौन है। मेरी बात समझ गए? इसलिए हर आदमी अपने आप को अच्छा मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है, अभी उस बाउंड्री में जी रहा है, बाउंड्री के बाहर नहीं गया। तो इसलिए कोई भी संविधान या कोई भी मॉडल, पार्लियामेंट्री मॉडल हमने कहां से लिया? इंडियन से लिया। क्यों लिया? क्योंकि उसकी हम आदत बन चुकी थी। कानून बनाने किसने सिखाया हमें? हाँ कहो पहले। इंडियन ने, या नहीं सिखाए? हाँ, बिल्कुल, हाँ, गुड। कानून बनाना किसने सिखाया? यूके की पार्लियामेंट। सिखाया नहीं सिखाया? चाहे वो 1773 का रेगुलेटर रहा हो, या फिर 1909 का रहा हो, 1919 का रहा हो, 1935 का रहा हो। ये सब एक्ट तो सुने होंगे ना आपने, गवर्नमेंटल एक्ट तो सुने होंगे ना, 1935, 1919 सुने हैं ना? भाई साहब, ये कोई मैंने बैठ कर नहीं पास करे थे, ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट से पास आए थे। ये किसने सिखाया हमें? कहीं ना कहीं यूके के लोगों ने सिखाया। कानून से इंट्रोड्यूस किसने कराया? तो इसकी हमें आदत बन चुकी थी। अब सवाल ये था कि जो यूके का क्राउन है, एक परिवार का आदमी है, बैठा ही रहता है, उसके ही परिवार से क्राउन बनता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता है ना, ऐसे इलेक्शन नहीं होता है, जाना जाना। 9 बज गए। चलिए 2 मिनट तो आप बैठ, इसमें नहीं। 74 का वन क्लॉज क्या कहता है? करेगा। एक्चुअल में संविधान में पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, करेगा। हम मान लिया सुप्रीम कोर्ट को वो करना चाहिए जो ये लोग कहें। पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट ली है हमने, कहां से ली है? कैसे ली है? यूके में भी ऐसा ही है। वहां का जो क्राउन है वो भी वही काम करता है जो वहां का प्रधानमंत्री है उसकी। तो कंपेयर जरूरी भी है, सुन ले। हमें आपको 4-5 देशों से कंपेयर करनी है। कैसे? वैसे से संविधान आपको इनके साथ, अब हम कंपेयर करेंगे कि हम अच्छे हैं या ये अच्छे हैं। तो भाई हमने 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1976 में, 1976 में, 42वां संविधान संशोधन। और इसमें हमने एक शब्द लिख लिया कि एब्सोल्युटली कर दिया, करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई जो मैंने लिखा करेगा? चल में इंदिरा गांधी जी के दिमाग संविधान लिखा नहीं है राष्ट्रपति का करेगा, और राष्ट्रपति ने काम नहीं करा। क्यों नहीं हो सकता ये बात? इसलिए उन्होंने 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आई, उन्होंने यहां लिख दिया करेगा। इसमें 74 के 1 क्लॉज में लिख दिया काम करेगा, डू इट। तो अब जो आप लिखा हुआ नहीं था, लेकिन लिखा गया कब? 1976 के बाद। तो अब जब काम करेगा तो भाई साहब क्या कहेंगे हम उसे? करोगे, मेरे कहने पर कर रहे हो ना, अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहे हो। जो मैं कह रहा हूं वो कर रहे हो नहीं, तो फिर आप कौन हो गए? नॉमिनल हो गए या रियल हो गए? नॉमिनली कहलाओगे या नहीं कहला? तो एग्जीक्यूटिव, जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट को मैंने कहा है, वो क्यों कहा है? एक तो आर्टिकल 74 का 1 क्लॉज ये बात कहता है कि वो काम करेगा, और जब वो काम करेगा तो अपनी मर्जी से थोड़ी करेगा, किनकी मर्जी से कर रहा है? उसे रियल कहें या नॉमिनल कहें? कहेंगे भाई, क्या कहेंगे हम? नॉमिनली। पहला क्लॉज जो आप
इसे नॉमिनल क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि आर्टिकल 74 वन क्लॉज ये बात कह रहा है। कब से कह रहा है? 1976 से कह रहा है। ताकि उससे पहले से भी हमने ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ही लिया था, यूके वाला मॉडल लिया था। तो यूके के मॉडल में वहां का क्राउन क्यों लिया था हमने? इसकी आदत हमें बन चुकी 200 वर्षों से, उन्होंने ये सिखाया था कानून बना। चलूं क्लॉज, क्लॉज समझ में आया? नॉमिनल क्यों कहा हमने? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है, प्रधानमंत्री उसकी मंत्री परिषद रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, उसका जो हेड ऑफ नेशन होता है उसे वो काम करना हो। नेक्स्ट क्लास के लिए हैं। अच्छा, कल मिलते हैं रेडी, पूरे जोशो खरास के साथ और पूरा क्या न्यूज़पेपर के। ठीक, अब इसका सेकंड पॉइंट रह गया, सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछे प्लीज। किसी की बात कोई समझ में नहीं आई हो तो मैं उसका जवाब, अभी आपके पास क्वेश्चन है नहीं तो नहीं है कि आपने स्टडी नहीं, इसलिए अब आप स्टडी करेंगे तब आपके क्वेश्चन बन के आएंगे और मुझसे आप प्लीज पूछेंगे। है तो नहीं किसी का क्वेश्चन?